हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 किसका। ऑफ कोर्स हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने कर लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी थी डिफरेंट आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और बात करी थी हम लोगों ने डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और वीडियोस को लाइक तो करना ही है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो ऑफ कोर्स ब्रीदिंग जो है वो दो स्टेजेस में होता है, जो कि पहला स्टेज है इंस्पिरेशन और सेकेंड स्टेज है एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन बोल रहा था कुछ भी, तो इंस्पायरेशन है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज है आपका एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंस्पायरेशन में क्या होता है आपका, इंस्पायरेशन में क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक एयर जो है इट इज ड्रॉन इन टू आवर लंग्स, और एक्सपिरेशन में क्या होता है आपका, एल्वियोलर एयर या लंग्स से जो एयर है उसे रिलीज आउट किया जाता है बॉडी से बाहर, लंग्स से बाहर। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। तो आपका जो ये मूवमेंट है एयर का लंग्स के अंदर लंग्स से बाहर, ये सारा हम लोग तब कर पाते हैं जब आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। बेसिकली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम लोग जब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच। आगे जाएंगे तो फिर समझते हैं डिटेल में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इंस्पायरेशन can occur if the pressure within the lung, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure। तो इंस्पिरेशन जो होता है आपका, इंस्पायरेशन बेसिकली कितना बार मैं बोलूँगा, इंस्पायरेशन जो होता है आपका, ठीक है, ये कब होता है, ये तब हो पाता है जब आपका लंग्स में प्रेशर कम हो एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम है, तो एयर क्या करेगा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो एयर जो है आपका वो एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, वहीं इन्होंने बोला है कि एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, ऑफकोर्स एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेयर से कंपेयर करूँ तो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर तो है। फिर क्या हो रहा है, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले तो इंट्रापल्मोनरी समझ ही गए, लंग्स के अंदर के प्रेशर की बात हो रही है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, जब लंग्स का प्रेशर आपका हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑब्वियसली एयर फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो एयर जो है आपका लंग्स से बाहर चला जाता है। The diaphragm and a specialized set of muscles, that is external and internal intercostal muscles between the ribs, help in generation of such gradients। तो of course ये जो gradient difference create हो रहा है प्रेशर का, ये ऐसे नहीं बन जाता, इसे क्रिएट करने के लिए डायफ्राम वर्क करता है आपका, और स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल्स मसल्स, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली रिब्स के बीच में पाया जाता है। तो दो रिब्स है, उसके बीच में जो मसल्स है वही एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल्स है। ठीक है, फिर क्या है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing the increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया हो आपके लिए, तो थोड़ा सा मैं चलो यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा और भी देखेंगे। पहले तो दो चीज़ आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, ये देखो, पहले क्या है आपका, जैसे कि मानो एक ह्यूमन बीइंग है, चेस्ट कैविटी है मानो, ऐसा बहुत गंदा से बना दिया मैंने, और यहाँ हेड है मानो, तो ये आपका हो गया एंटीरियर पोर्शन, यह हो गया आपका पोस्टीरियर एक तरह से। ठीक है, मतलब इस पोज में अगर आप देखना चाहोगे, जैसे कि कोई एनिमल होता है, तो एनिमल तो चार पैर पे चलता है। ठीक है, फिर डॉग की बात कर लो, ये चार पैर पे चल रहा है, इतना खतरनाक डॉग तो आपने देखा नहीं होगा। ये हुआ, तो ये आपका इसका एंटीरियर पोर्शन होता है, ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन होता है, मतलब एक एनिमल का, और हम लोग यही एनिमल है, बस हम लोग इरेक्ट पोजीशन में। ठीक है,
हम लोग एक साथ क्या फंडा है, हम लोग इरेक्ट पोजीशन में खड़े हैं, तो यही हमारा जो ये एंटीरियर हो जाएगा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। और ये जो है आपका इसका वेंट्रल पोजीशन होता है, ये डॉर्सल होता है, तो इसलिए जब हम लोग खड़ा होंगे तो सामने वेंट्रल और पीछे डॉर्सल वाला हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये बेसिक डिफरेंस जो मतलब एक होता है ना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बीइंग का, वो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो, जब डायफ्राम आपका क्या बोला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ आप देख पा रहे होगे डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। यहाँ पे बेसिकली डायफ्राम ओरिजिनली ऐसे रहता है, ठीक है, यहाँ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट जैसे ही डायफ्राम ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये डायफ्राम नीचे आ गया, ठीक है। अब नीचे आने से क्या हो रहा है, ये जो कैविटी है, ये जो पूरा कैविटी है, ये बड़ा हो जाएगा। और ये आप तो जानते ही हो, ये वाला पोर्शन मैंने क्या बताया, ये जो ऊपर वाला है एंटीरियर और ये क्या है पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में क्या हो जाता है, पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैक्सिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसके कारण, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब केज को लिफ्ट करते हैं, तो रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड, ये आगे बढ़ जाते हैं, रेज कर जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया था क्या है, आपका वेंट्रल है इधर वाला और इधर वाला डॉर्सल है, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल एक्सेस पे आपका थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है। और बेसिकली केमिस्ट्री में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा ही होगा सब लोगों ने। तो ये कांस्टेंट है आइडियल कंडीशन के लिए, तो इसका मतलब क्या है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम अगर आपका कम हो गया है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर रख लोगे। तो यहीं पे वो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, किस एक्सेस पे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस पे भी बढ़ गया और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे भी आपका बढ़ चुका है क्या, वॉल्यूम। तो टोटल ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। यही तरह द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ऑफ कोर्स ये थोरैसिक चैम्बर में हो रहा है और थोरैसिक चैम्बर में जो भी चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं पल्मोनरी वॉल्यूम को, क्योंकि आपस में एक साथ प्लूरल मेम्ब्रेन से, आपको याद ही होगा, एक प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक चैम्बर में जुड़ा हुआ है, दूसरा लंग्स के साथ, ठीक है। तो जो चेंज थोरैसिक वॉल्यूम में वही चेंज पल्मोनरी वॉल्यूम में। फिर क्या होगा, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्सेस एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन, ठीक है। तो वही बात मैंने बोली जो कि आपका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स के अंदर, इंटर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, और जैसे प्रेशर घटेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, तो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो गया क्या, इंस्पायरेशन, ठीक है। फिर क्या है आपका, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्या चीज दे रखा है कि जो आपका डायफ्राम है वो जब रिलैक्स कर जाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, अब जैसे ही डायफ्राम आपका रिलैक्स होगा तो वापस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगा। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, साथ ही साथ रिब्स और स्टर्नम ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौटेंगे क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो गया। तो ओवरऑल फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर जाएगा, तो फिर लंग से बाहर एयर निकल जाएगा, वो आपका एक्सपायरेशन हो गया, ठीक है, एक्सपीरेशन बेसिकली। तो यही फंडा है, आपको बताएंगे अब वही। This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration, ठीक है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles of the abdomen, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग एब्डोमेन की हेल्प से आपको इंस्पिरेशन का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, एक्सपिरेशन का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सब तो है नॉर्मल बातें। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप हेल्दी हो तो आपको लगभग 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। मतलब करना क्या चाहिए, करते हैं ऑफ कोर्स, इससे जो भी डिविएशन होता है वो
एक तरह से प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि अभी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड है, तो जो कोविड पेशेंट्स हैं उन लोगों को ऐसा रहता है कि रेस्पिरेशन मतलब जो रेट है ब्रीदिंग का वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ऐसा है कि 24 टाइम्स से ज़्यादा 24 टाइम्स पर मिनट से अगर ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हैं तो उसे मतलब मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। 24 से कम है तो थोड़ा बहुत मतलब घर में आइसोलेट करके भी केयर किया जा सकता है, बट 24 से ज़्यादा इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो ये चीज़ भी है, थोड़ा अभी तो सिचुएशन ख़राब है, तो बी सेफ ऑफ कोर्स। बट एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो 12 to 16 टाइम्स ये लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो एक मशीन के बारे में बात की गई, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की जिसका नाम है स्पायरोमीटर, ठीक है। तो जो हम लोग डिफरेंट ब्रीदिंग मूवमेंट्स में जो हम लोग वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक तरह से एस्टिमेट लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पायरोमीटर, जो कि हमें हेल्प करता है ऑफ कोर्स क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। मतलब बेसिकली हम लोग नॉर्मल पर्सन का निकाल लेंगे और उससे जो भी डिविएशन होगा तो उसका मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब बेसिकली डॉक्टर्स ये सब यूज करते हैं फॉर जो भी रिलेटेड डिजीजेस उसे डिटेक्ट करने के लिए या ठीक करने के लिए, जो भी है, दैट्स नॉट आवर फोर्टे। तो अब देखो एक चीज दो चीज मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा ट्रिक के फॉर्म में, जैसे कि आप ध्यान रखो। एक चीज आप लोगों ने देखी, बात हो रही थी यहाँ पे किसकी, इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायरेशन की, ठीक है। इंस्पायरेशन की बात हो रही थी, मतलब इंस्पिरेशन की, सॉरी अगेन इंस्पिरेशन की बात हो रही थी। तो वहां आप लोगों ने जैसे देखा कि इंस्पिरेशन में क्या होने लगा, हाँ इंस्पिरेशन में जो है आपका कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व थे, ऑफ कोर्स डायफ्राम तो इन्वॉल्व होगा ही, साथ ही साथ आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व था, ठीक है। वहीं जो आपका एक्सपिरेशन था उसमें भी डायफ्राम इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो आपको बोला गया है यही मसल्स जब रिलैक्स करेगा तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम कम कर देगा, बट आपको फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब आपको फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने वही दिया कि इंस्पायरेशन मतलब इंस्पिरेशन के लिए आपका, इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ मैं फिर से, वही इंस्पिरेशन जो भी बोलो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियसली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। मतलब आई है तो ई है और ई है तो आई है, ये चीज़ आप बस ध्यान रखना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और फोर्स आपका इंस्पिरेशन हो या फोर्स्ड एक्सपिरेशन हो, दोनों में आपका इन्वॉल्व होगा कौन, एब्डोमेन, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका हो गया है सारा। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की बात करें हम लोग, टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत ही अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इतना ही हमें काम भी है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा कर लो, कुछ वैसे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा वैल्यूज़ ध्यान रखने पड़ेंगे। और बस मैच द फॉलोइंग में आता है जनरली क्वेश्चन, और फ्यूचर में भी वैसे ही आने के चांसेस हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करें, टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, it is approx 500 milliliter, that is a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 milliliter of air per minute. Of course टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक नॉर्मली मतलब हम लोग जब आराम से अपना रेस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जितना एयर को हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वही आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया नॉर्मली। यहाँ पे कोई फोर्स्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कितना, अगर आपका एयर को इनहेल कर रहे हैं तो 500 मिलीलीटर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, 500 मिलीलीटर इनहेल कर रहे हैं, और एक्सहेल कर रहे हैं तो 500 मिलीलीटर एक्सहेल कर रहे हैं। और नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो एक मिनट में हम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली, तो 6000 to 8000 या 6 लीटर बेसिकली बोल दो, 6 लीटर to 8 लीटर जो आपका वॉल्यूम है ऑक्सीजन का पर मिनट हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा वही दे रखा है 6000 मिलीलीटर मतलब 6 लीटर, ये आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करो, IRV जिसे हम लोग बोल रहे हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस एवरेजेस 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो नॉर्मली इंस्पायर कर लिया, इनहेल कर लिया। ठीक है, तो इनहेल हमने करा तो 500 मिलीलीटर ले लिया टाइडल वॉल्यूम। अब हमें मन है कि यार हम लोग एकदम फोर्सफुली और इंस्पायर करेंगे, देखिए कितना कैपेसिटी, कितना हम लोग और अंदर एयर को इनहेल कर सकते हैं। तो वहीं जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जब हम लोग एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद ले सकते हैं, वहीं आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मल हमने 500 ले लिया, उसके ऊपर जितना हम लोग इनहेल कर सकते हैं वो आपका हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो आपका कितना आता है, 2500 टू 3000 मिलीलीटर। तो ये सब वैल्यूज थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं एग्जैक्टली मैं बोलूँगा ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता ही है। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर लो तो सेम वही फंडा लगेगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर by a forcible expiration, this averages 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर। तो हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायर कर लिया, ठीक है, मतलब एक्सहेल कर लिया नॉर्मली। अब एक्सहेल करने के बाद हम लोग ने सोचा कि यार और देखते हैं कितना ज़्यादा एक्सहेल कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने फोर्सफुली जो बचा खुचा एयर था उसे जब एक्सहेल किया तो वो क्वांटिटी आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। तो दिस एवरेजेस बिटवीन 1000 एंड 1100 मिलीलीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। ERV की वैल्यू है 1000 टू 1100 मिलीलीटर, IRV की वैल्यू 2500 टू 3000 मिलीलीटर, और आपको टाइडल वॉल्यूम दैट इज TV है 500 मिलीलीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम, अब हम लोगों ने तो फोर्सफुली आपको क्या कर दिया, एक्सपायर कर दिया, मतलब एक्सहेल कर दिया है एयर को, बट ऐसा तो नहीं कि आपका लंग्स खाली हो जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद, मतलब नॉर्मली आपने एक्सपायर किया, उसके बाद आपने फोर्सफुली भी एक्सपायर कर दिया, मतलब आपके अनुसार आपने सारा एयर निकाल लिया जितना निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी लंग्स में एयर बचता है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, और वो जो एयर बचता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेजेस बिटवीन 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रेसिडुअल वॉल्यूम आपका 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हो गया फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज़ को जितने भी वॉल्यूम्स पढ़े इन सबको एक बोल सकते हो स्टैंडर्ड मैनर में या ऐड वैड करके सारे वॉल्यूम्स को एक साथ रख के पल्मोनरी कैपेसिटीज डिराइव करते हैं, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बोला है कि बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज which can be used in clinical diagnosis। of course वही बोल रखा है जो मैंने बोला। तो डिफरेंट कैपेसिटीज जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी हम लोगों ने निकाला है खोज कर। तो क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करो तो वो क्या है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी प्लस IRV। ये कॉमन सेंस लगा लो। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी क्या है कि हम लोगों ने नॉर्मली एक्सपायर किया, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम कितना एयर इनटेक कर सकते हैं, कितना एयर आपका बोल लो कि एक तरह से इनहेल कर सकते हैं, वो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने नॉर्मली एक्सपायर करा, ठीक है, एक्सहेल करा, तो आपका टाइडल वॉल्यूम निकल गया, आप लोग मैक्सिमम कितना एयर ले सकते हो, तो ऑफकोर्स वापस से आपको इनहेल करोगे, तो इनहेल कितना करोगे, अपना टाइडल वॉल्यूम करोगे, और उसके बाद और फोर्सिबली इनहेल करना चाहोगे तो कितना कर पाओगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा उतना कर पाओगे। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है आपका वो भी कर पाओगे, ठीक है। तो वो दोनों को ऐड कर देने के बाद आपका आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो वही दे रखा है, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वही बात हो जाएगी कि नॉर्मली इनहेल करने के बाद हम लोग मैक्सिमम कितना एयर आपको एक्सहेल कर सकते हैं, वो आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन,
inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume, that is TV plus ERV. कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम है. नॉर्मली हम लोग टाइडल वॉल्यूम इनहेल करा, अब हम लोग को मैक्सिमम एयर निकालना तो टाइडल वॉल्यूम पहले निकलेगा. फोर्सिबली हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल पाएंगे, तो दोनों को मिला दो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी हो जाएगी, या सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी, रिजर्व नहीं. ठीक है. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दैट इज FRC, वो क्या कहलाता है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in lung after normal expiration. This includes ERV plus RV. तो देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो एयर है, ठीक है, जो कि लंग्स में बचा रहेगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग सबसे पहले तो आपका नॉर्मल एक्सपायर कर दिया हम लोगों ने, मतलब एक्सहेल कर दिया. ठीक है. तो एक्सहेल करा तो टाइडल वॉल्यूम आपका निकल गया. उसके बाद लंग में क्या बचा? उसके बाद तो हम लोगों के पास एक कैपेसिटी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाली, जो हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. और उसके साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा. ठीक है. तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलके आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बना रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. फिर आता है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है, डायग्नोसिस में ज़्यादा यूज होता है. तो वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a forced expiration. This includes ERV, TV, and IRV, that is expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume, or the maximum volume of a person can breathe out after a forced inspiration. ठीक है. तो वाइटल कैपेसिटी सिंपल ये चाहिए रखो. वाइटल कैपेसिटी ये हुआ कि कितना मैक्सिमम एयर या तो आप ब्रीथ इन कर सकते हो, या कितना मैक्सिमम एयर आप ब्रीथ आउट कर सकते हो. बेसिकली मतलब कितना मैक्सिमम एयर आप इनहेल कर सकते हो और कितना मैक्सिमम एयर आप एक्सहेल कर सकते हो. मतलब स्लैश यूज करके, या तो कितना आप इनहेल कर सकते हो मैक्सिमम और कितना आप एक्सहेल कर सकते हो, वो आपका कहलाएगा. तो आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग जैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले इंस्पायर करा, या पहले एक्सपिरेशन की बात बोली तो एक्सपिरेशन की बात करते हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, आप सबसे पहले तो थोड़ा नॉर्मली एक्सहेल करोगे. ठीक है. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपायर करने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम आपको इनहेल कर लेना है. मैक्सिमम इनहेल कर लोगे. ठीक है. तो आपके पास अभी लंग में कितना बच रहा है, तो आपके पास जो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ चुका है, फिर टाइडल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. ठीक है. तो अब आप मैक्सिमम इनहेल एक्सहेल करोगे तो क्या क्या निकलेगा, सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने किया था वो निकलेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम और फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलेगा. ठीक है. तो वाइटल कैपेसिटी यही हो गया कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. ठीक है. या द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. जो अभी मैंने बताया फोर्स्ड इंस्पायरेशन हमने करा, तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन करने से क्या हो गया, हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया लंग में. अब हम लोग को मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकल जाएगा. ठीक है. या आप बोल लो कि हम लोगों को ब्रीथ इन करना है फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद, तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन जैसे हम लोगों ने किया तो हमारा क्या बचेगा, हमारा मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ब्रीथ इन करना है, तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर लेंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम अंदर लेंगे, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर लेंगे. तो ये आपको वाइटल कैपेसिटी हो गया. फिर टोटल लंग कैपेसिटी होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन. ठीक है. कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग के पास प्रेजेंट है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब मैक्सिमम हमने एयर अंदर ले लिया तब. तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या सीन आएगा कि हम लोग मैक्सिमम एयर कब लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है, साथ ही साथ आपका जो वाइटल कैपेसिटी है उसे दोनों को ऐड करने से आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा. ठीक है. मैं बताता हूँ कैसे. आप लोगों ने वाइटल कैपेसिटी में देख लिया कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया. बस एक ही एयर जो लंग्स में बचा हुआ जो कभी नहीं जा रहा है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम. अगर उसे हम लोग ऐड कर दें तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा. ठीक है. या तो आप इसको तोड़ के लिखो कि रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या आप इन तीनों को ऐड करके आपको क्या निकल के आएगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम निकलो, तो ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा. ठीक है. तो देखो एज सच तो इनके जो वैल्यूज हैं वो नहीं पूछे गए हैं, बट एग्जाम में अगर आ जाए
आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐड करके निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज करना घर जाके, सबको ऐड करके। याद मत रखना, याद रखने में प्रॉब्लम है कि कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये 4 चीज़ आप याद रख लो, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV। ये 4 चीज़ आप याद करके रख लोगे तो ये कैपेसिटी तो आप कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये आपका हो गया है लेक्चर 3 फिनिश, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स कवर कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा क्या बचा हुआ है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी करना है। तो यही सिंपल सा था। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो कोई भी आपके मन में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको अराइज करना है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स ऑफ कोर्स। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है एंड यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड यू डू हैव टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स।